हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम कैटालिसिस के अलावा एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं एंजाइम होता क्या है, एंजाइम को कैसे हम लोग समझ सकते हैं और एंजाइम्स का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले आइए देखते हैं व्हाट वी मीन बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स को अगर आप ध्यान दीजिए, एंजाइम्स को सीधे सीधे इस तरह समझिए। एंजाइम वास्तव में जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके लिविंग सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। पहली चीज तो इसका मतलब हम लोग के बॉडी में एंजाइम्स पाया जाता है, और हम लोग के बॉडी में अगर एंजाइम पाया जा रहा है, उस एंजाइम्स का कितना इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे इस चीज को आप ऑब्जर्व भी करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं एंजाइम्स होते क्या है। एंजाइम्स आर complex. Enzymes are complex nitrogenous ठीक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, एंजाइम जो होता है एक कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एलिमेंट के रूप में रहेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी प्रोटीन भी हो गया। प्रोटीन एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है भाई, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी आप कह सकते हैं केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है ये मेडअप ऑफ किसके है भाई? मेडअप ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से बना होता है भाई, ठीक। और एमिनो एसिड से प्रोटीन मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है ये प्रोटीन की बात जब भी करेंगे तो प्रोटीन आर मेडअप ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड की वजह से आप लोग, चूंकि इसमें ये पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है और इसीलिए इसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहेंगे कभी कभी। अभी ऑब्जर्व किया जाएगा, अभी आगे पढ़ा जाएगा। तो ये चीज है। तो हमने क्या कहा? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन मिलकर के बना होता है एमिनो एसिड से। और हम लोग कहते हैं एंजाइम्स आर सिक्रीटेड, मतलब कहां सिक्रीट करता है? बाय लिविंग सेल्स। बाय लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, एंजाइम जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और ये हर उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज्ड दोज केमिकल रिएक्शंस occur in living organism। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होते हैं उनको कैटलाइज करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करता है।
और इसी वजह से इसका एक और नाम होता है बायोकैटलिस्ट। इसी वजह से इसे हम लोग बायोकैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट, या इसी को बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो हमने आपसे कहा कि एंजाइम जो होते हैं वो लिविंग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, और लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और ये जो है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होते हैं उनको कैटलाइज करने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। और इसी वजह से एंजाइम का दूसरा नाम आप पढ़ते हैं बायोकैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स को बहुत तेज भागने के प्रयास में आपसे दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा समझ के लेकर चलिए। जैसे एक बार आप पढ़ डालिए इसको तो फिर बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स में भी ये पोर्शन आपको मिलता है। तो ये एंजाइम्स से कुछ रिलेटेड बातें हुई। हम लोग कहते हैं वास्तव में एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स काफी कैटलिस्ट से काफी डिफर करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम other type of catalyzed reaction या catalyst, other type of catalyst। कैटलिस्ट से ये डिफर करता है, क्यों? इसकी सेलेक्टिविटी, ये हाईली सेलेक्टिव होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, और एंड स्पेसिफिक भी होता है। हाईली सेलेक्टिव और स्पेसिफिक होता है, मतलब कि आपने देखा होगा, हमने कैटलाइज रिएक्शन में एक एग्जाम्पल लिया था, फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन दिखाया था। तो वहां पे हमने दिखाया था कि एक रिएक्शन दो कैटलिस्ट, अगर आप दो अलग अलग तरह के कैटलिस्ट ले रहे हैं तब भी एक रिएक्शन लगभग, जैसे एक बार हमने दिखाया था आपको फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन जहां मीथेन बन रहा था और मीथेन के अलावा वाटर बन रहा था, उसको दिखाया था। तो उसमें देखिए हमने आपको जो कैटलिस्ट लिया था, दो लिया था, चाहे जो भी इस्तेमाल करिए वहां। लेकिन एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है। एंजाइम में अगर एक रिएक्शन को सिर्फ एक ही कैटलिस्ट जो है, एक ही एंजाइम कैटलाइज कर सकता है, दूसरा कोई एंजाइम नहीं। और जानते पूरे जो है नंबर ऑफ एंजाइम्स कितने नोन है? अप्रोक्सीमेट 3000 एंजाइम्स आर नोन। इतने ढेर सारे एंजाइम्स नोन है, फिर भी किसी भी एक रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम कैटलाइज करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? हाईली सेलेक्टिव होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। ठीक, एंजाइम जो है हाईली सेलेक्टिव होता है और साथ ही साथ स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि हर एंजाइम, हर सबस्ट्रेट, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ सकता है। जैसे हर की जो है हर लॉक को ओपन नहीं कर सकती। जैसे आपको मालूम है हर चाबी से, या अब मास्टर की बात ना करिए क्योंकि आपके पास तो आंसर होगा मास्टर की है। मास्टर की यहां कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि एक चाबी से एक लॉक खुल सकता है। उसी तरह से एंजाइम भी जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं। किसी एक एंजाइम जो है किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं कैटलिस्ट से, और वो किस रेस्पेक्ट में? बिकॉज दे आर हाईली सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन नेचर। अगर इसी को बेस मान करके आप डिफाइन करिए तो आप ये कह सकते हैं, डेफिनेशन में बहुत सिंपल चीज, एंजाइम्स आर, देखिए ऑन द बेस, ये एंजाइम की डेफिनेशन हो गई, ये एंजाइम की डेफिनेशन हो गई। इस आधार पे आप इस चीज को जो है कह सकते हैं कि एंजाइम वास्तव में होता क्या है। एंजाइम जो है हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, सब जो बताया अलग अलग पॉइंट करके उसको हमने
समराइज करके ऐसे लिख दिया है, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और साथ ही साथ कैटलाइज करते हैं वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को जो है कैटलाइज करने का काम कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है भाई, आपने अभी कहा एंजाइम की डेफिनेशन में कि एंजाइम्स जो होते हैं इस तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, अब अगर आप ध्यान दीजिए, आप कहते हैं एंजाइम्स जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है ये लगभग इनका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज्यादा होता है। ये एंजाइम जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं और मॉलिक्यूलर मास जानते हैं लगभग 15,000 से लेकर के लगभग 10 लाख तक का जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। 15,000 से 10 लाख तक मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं ये चीज है। तो एंजाइम्स का एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं खाना आप खाते हैं, हमारे सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है। कोई भी चीज आप खाते हैं और खाने के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं पच जाता है, उसका वो किसका रोल, उसमें रोल किसका है, एंजाइम का। आप खा रहे हैं खाना और खाने को पचाने में एंजाइम का ही रोल है। हमारे मुंह में लार पाया जाता है, वो लार में एंजाइम पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पर भी एंजाइम पाया जाता है। और हर जगह जो हम लोग एक सिंगल मील खाते हैं, जो एक टुकड़ा खाते हैं, उसका कहां कहां कौन सी प्रोसेस होती है और कौन कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें एंजाइम एब्सेंट है तो एक टुकड़ा खाना जो आप खाते हैं, जैसे आप कभी एक निवाला खाते हैं ना, एक सिंगल मील को अगर आप ले रहे हैं, उस सिंगल मील को डाइजेस्ट होने में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे मुंह से आपने खाया फिर अंदर गया, पेट में गया, पेट में जाकर के उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तमाम ये सब काम होने में लगभग 50 साल लगेंगे। और आप एक एंजाइम प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं, एक कौर खाया आपने, एक निवाला लिया आपने, और एक निवाला लेते ही आपका मुंह जो है उसको चबाने का काम किया, चबाने का काम किया, मुंह में जो लार है उस लार की सहायता से धीरे धीरे वो यहां से निकल करके आप पेट में ले गए, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा। तो आप सोच सकते हैं एंजाइम की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। एंजाइम किसी भी प्रोसेस की एक्टिविटी 10 से 10 की पावर 20 टाइम्स बढ़ा देता है। जो काम 50 साल में लग रहा है, 50 साल में हो रहा है एक सिंगल निवाला खाने में, एंजाइम के एब्सेंट में, पचने में, वही आप कम से कम 1 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में हो जा रहा है। तो ये समझ लीजिए एंजाइम का इंपॉर्टेंस। आपको लगता है कि एंजाइम टॉपिक है, हो गया, लेकिन ये अपने आप में हम लोग के बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, जिसको हमें समझना चाहिए। एमाइलेज एंजाइम है भाई, ये एंजाइम एमाइलेज है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ग्लूकोज का अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन दिखा दें, देखिए ध्यान से, C6H12O6, इस ग्लूकोज का हम लोग फर्दर जो है दिखा दें कन्वर्जन, तो ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एक्वस जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका जो है 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल और प्लस CO2, ये एथेनॉल बन गया, ये एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और जाइमेज एंजाइम जो है ये पाया जाता है ईस्ट में, इसका सोर्स जो होता है वो ईस्ट में पाया जाता है, यानी खमीर उठना, जैसे कहते नहीं खमीर उठना। अगर एथेनॉल की हम लोग बात करें, आपको याद होगा एथेनॉल जो है अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए,
माइकोडर्मा एसिटाई सुना होगा, माइकोडर्मा एसिटाई, तो बन जाता है, ये जानते क्या, एस्टिक एसिड। और ये कहां पाया जाता है, ओल्ड विनेगर में, सिरका बनना जिसे आपने सुना होगा, ओल्ड विनेगर, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग क्या करें, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें, किसकी प्रेजेंस में, ये एंजाइम कौन सा है आपका, एंजाइम जो आपने लिया यहां पे है वो माइकोडर्मा एसिटाई है। इस माइकोडर्मा एसिटाई की प्रेजेंस में आपका एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। और ये एसिटिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, जो विनेगर जिसे कहते हैं आप, विनेगर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, विनेगर का फॉर्मेशन। यहां पे यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है, यूरिया भी हम लोग के शरीर में पाया था, मालूम है। एक एडल्ट जो है लगभग 5 से 7 ग्राम जो है यूरिया पर डे एक्सक्रीट करता है। आप जानते हैं, आप टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट के जरिए आपका यूरिया का जो है हाइड्रोलिसिस होकर के कंपाउंड निकलता है। वो कंपाउंड जो आप टॉयलेट के जरिए मतलब यूरिन के जरिए निकालते हैं, वो यूरिन में आपका अमोनिया होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। अगर आप कभी टॉयलेट में जाते हैं तो अजीबोगरीब स्मेल का एहसास होता है, और वो स्मेल जो होती है वो अमोनिया की होती है। लैब में जैसे अमोनिया पाया जाता ना, अमोनिया किस रूप में पाया जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो जो आपके शरीर से निकल रहा है वो अमोनिया निकल रहा है, अमोनिया बेस होता है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर आपके शरीर से स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस निकलता तो फिर आपका कोई कुछ होना नहीं था भाई, फिर तो आपका सब ओके ही था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया देखते हैं, यूरिया का बात करते हैं। शरीर में यूरिया भी मिलती है, हमने बताया है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर लोग बाहर जाते हैं तो कहां पे जाएं, खेतों में जाएं, जिससे वहां यूरिया ज्यादा बन जाए। और यूरिया ज्यादा बन जाए तो प्रोडक्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, खेतों की बढ़ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है पूरे शरीर में 3000 एंजाइम के लगभग बताया गया कि पूरे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में 3000 एंजाइम्स हैं। लेकिन इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ कौन हाइड्रोलाइज करेगा, एक एंजाइम का नाम होता है यूरिएज। यूरिएज देखिए NH2, ये यूरिया है, NH2 यूरिया है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, हाइड्रोलिसिस अगर करना चाहते हैं किसकी प्रेजेंस में, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में आपको मालूम है कभी कभी जो एंजाइम का नाम जो हम लोग लिखते हैं, एंजाइम नेम जो हम लोग कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट के नाम में रिएक्टेंट प्लस एज, समटाइम्स यूज्ड, ये ध्यान रखिएगा, समटाइम यूज। तो रिएक्टेंट क्या है, यूरिया, ASE जोड़ दिया तो क्या नाम हो जाएगा, यूरिएज। ठीक है, अब देखिए ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, एक H यहां पे, एक H यहां पे और O यहां पे, तो क्या बन जाएगा, 2 अमोनिया, ये गैस के रूप में। और CO2 भी क्या होगा, गैस के रूप में निकल, अमोनिया और CO2 जो है गैस के रूप में निकलेगा। और जब गैस निकलती तभी आपको अजीबोगरीब जो है स्मेल महसूस होती है भाई, अमोनिया की स्मेल तो आपको एहसास होती है। तो अमोनिया यूरिया की हाइड्रोलिसिस जब भी होगी, हम लोग के शरीर में यूरिया पाया जाता है, उस यूरिया की हाइड्रोलिसिस हो रही किसकी सहायता से, यूरिएज एंजाइम की सहायता से। तो कंपाउंड क्या बन रहा है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके शरीर से कैसे बाहर निकलता है, जब आप यूरिन जाते हैं, जब आप टॉयलेट में जाते हैं, तो इस रूप में कंपाउंड आपके शरीर। मिल्क की बात कर रहे हैं, और मिल्क से हम लोग कर्ड, मिल्क से हम लोग कर्ड यानी दही बना रहे हैं। तो आपको मालूम है कर्ड में जो है लैक्टोबैसिलाई पाया जाता है, ये एंजाइम लैक्टोबैसिलाई, और ये कहां पाया जाता है, इन कर्ड।
कर्ड में ये पाया जाता है। तो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रेजेंट इन कर्ड। एंजाइम का नाम क्या होगा? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जो है वो मिल्क का कन्वर्जन किसमें कर देता है? कर्ड में कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बहुत से एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसको देखिएगा आप भाई। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम। इनवर्टेज एंजाइम जो है ये आपका इनवर्टेज एंजाइम रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? केन शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। अगर आपको रिएक्शन याद ना हो तो देखिए C12 H22 O11 प्लस H2O, और यहां एंजाइम कौन सा हो गया? इनवर्टेज। और इनवर्टेज एंजाइम करता क्या है? इसकी हाइड्रोलिसिस करता है और ये बन जाता है C6H12O6 एक्वस सोल्यूशन के रूप में, और C6H12O6 ये भी एक्वस सोल्यूशन के रूप में ही रहता है। दोनों की खासियत क्या होती है? इसे हम लोग ग्लूकोज कह रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है उसमें एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है? एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। और यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये फ्रक्टोज है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहां पे कीटोन है, ठीक है भाई। कीटोन यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पेट में बात करते हैं, स्टमक में बात करें। स्टमक में जो है आपका प्रोटीन जो है, जो आप खाते हैं उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्सिन एंजाइम स्टमक में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है, और ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड बांड होता है, जानते हैं? CO और NH बांड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड। इस बांड को हम लोग पेप्टाइड कहते हैं भाई। CO और NH बांड को पेप्टाइड कहते हैं। और प्रोटीन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड। ढेर सारे बांड पाए जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, यानी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पेट में जो है आपके स्टमक में जो है प्रोटीन पहले छोटी यूनिट में कन्वर्ट होता है, आप देखिए। और जो इंटेस्टाइन में है, जो आप इंटेस्टाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में आपका जो प्रोटीन है पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन पाया जाता है इसमें, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन पाया जाता है। और ये क्या करता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस। आपको मालूम है जो एमिनो एसिड की यूनिट जुड़ी होती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एमिनो एसिड की यूनिट जुड़ी रहती है, एमिनो एसिड जुड़ती किससे है? ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो पेप्टाइड बॉन्ड से हमें मिलता क्या है? पॉलीपेप्टाइड मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड से हमें क्या मिलता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को ही आप क्या नाम दे रहे हैं? प्रोटीन। ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटीन से आप पहले पेप्टाइड बना रहे, पेप्टाइड से फिर अमीनो एसिड, यही बन रहा। देखिए प्रोटीन से पेप्टाइड बना, या ये इसी पे रुक जा रहा है। और लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या होता है? जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एमिनो एसिड। ये बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें कन्वर्जन होता है, ठीक। तो ये आपका जो है आपका इंटेस्टाइन का रिएक्शन है, और ये स्टमक का। स्टमक में कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम। और इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन पाया जा रहा है, जिसको
तो जैसे देखिए हम लोग लिख रहे हैं, शुरुआत करने चले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला कह रहा है एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। हमने आपसे बताया भी था एंजाइम जो है स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और ये ईच एंजाइम कैटलाइज्ड ए पर्टिकुलर रिएक्शन। आप जानते हैं प्रत्येक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करने का काम करता है। जैसे हम आपको ले रहे हैं एग्जाम्पल, आप समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। जैसे हम ले रहे हैं इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम है। आपको मालूम है इनवर्टेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करता है किसका, सुक्रोज का, और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और किसमें, फ्रक्टोज, ठीक। यानी ये आपका जो है क्या कर रहा है, ये सुक्रोज को ब्रेक कर रहा है, किसमें, सुक्रोज को ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लेकिन ये कांट ब्रेक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है, C12H22O11। कांट ब्रेक माल्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। हमारा कहने का मतलब है जो आपका माल्टोज एंजाइम है, माल्टोज को जो है ये इनवर्टेज एंजाइम ब्रेक नहीं कर सकता है। और कौन ब्रेक कर रहा है, किसको ब्रेक कर रहा है, इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक कर रहा है, लेकिन माल्टोज को ब्रेक नहीं कर रहा है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम की जो जरूरत पड़ती है वो होता है माल्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट यहां पे होती है भाई। यहां पे कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, माल्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है ये इनवर्टेज सुक्रोज का जो है हाइड्रोलिसिस कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, लेकिन माल्टोज का नहीं। तो इसका मतलब ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, हाईली स्पेसिफिक। अभी हमने कहा हाइड्रोलिसिस की बात कही, हाइड्रोलिसिस ऑफ किसकी, यूरिया की हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ यूरिएज एंजाइम ही कर सकता है, और कोई भी एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो नहीं कैटलाइज करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि घेलुआ में कहीं पर कोई भी एंजाइम यूज कर लीजिए और रिएक्शन को कैटलाइज कर लीजिए। घेलुआ मतलब समझते हैं ना, कि कहीं पर भी किसी को सेट करके अपना काम निकालिए फिर आगे बढ़े, ये संभव नहीं है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। दूसरी चीज, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, एंजाइम्स हैव हाई एफिशिएंसी। एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो जो रेट है वो 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है कि ये एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन और अनकैटलाइज रिएक्शन का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अनकैटलाइज रिएक्शन के से कितना गुना ज्यादा तेज होने लगेगा, 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 टाइम्स ज्यादा फास्ट होगा। कौन, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हो गया आपका। तीसरा देखिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स आर नीडेड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स आर नीडेड मतलब एंजाइम, जैसे कैटलिस्ट में कहा था स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट आर नीडेड, वैसे एंजाइम्स के लिए भी है। अगर आपने कहा ए मिलियन ऑफ ए मोल, एक मोल तो जान ही रहे कितना होता है, एक मोल का मतलब आप जान ही रहे हैं, उसका 1 मिलियन पार्ट ले लीजिए
अगर एंजाइम का एक एंजाइम क्वांटिटी की बात करें, मोल का 1 मिलियन ले लीजिए, तो भी रिएक्शन का रेट जो इंक्रीज करेगा वो 10 की पावर 3 to 10 की पावर 66 टाइम्स, 10 की पावर 3 to 10 की पावर 6 टाइम्स जो है वह इंक्रीज कर जाए। आपको मालूम है कि हर एंजाइम की एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये आपका है 298 केल्विन से लेकर के 310 केल्विन के बीच में। एंजाइम की जो एक्टिविटी के लिए बेस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया, बताया गया है, वो क्या है? 298 केल्विन टू 310 केल्विन अप्रोक्सीमेट बताया गया। और आपको मालूम है बॉडी टेम्परेचर हम लोग का यही होता है लगभग। बॉडी अरे भाई 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदलेंगे लगभग 310 ही तो आ रहा है। 273 जोड़ेंगे कितना आएगा? 310। तो बॉडी का टेम्परेचर हम लोग का ये होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ये होता है तो आप देखते हैं आपके शरीर में एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होती है। एंजाइम की एक्टिविटी, अगर आपके शरीर में एंजाइम प्रेजेंट है तो जो आपका रोजमर्रा के जो रूटीन वर्क है वो आसानी से हो रहा है। अगर वही एंजाइम एब्सेंट हो जाए और उसकी एक्टिविटी प्रभावित हो जाए, मतलब किसी भी कारण से प्रभावित हो जाए, तो आपका जो रूटीन वर्क है, यानी जो आप सुबह उठते हैं रूटीन वर्क करते हैं, उसमें डिसबैलेंस हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटरनल एंजाइम्स या हार्मोनल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो एंजाइम पाए जाते हैं इस टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क करते हैं, इसीलिए हमने आगे लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंजाइम्स रिएक्शन आर मच सेंसिटिव टू कैटालिटिक पॉइजन्स। जैसे कैटालिटिक पॉइजन्स आप समझ ही रहे हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स जो होते हैं वो एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये अगर ये किसी भी कारण से आपके शरीर में हैं, आपके शरीर में प्रेजेंट हो गए, तो ये ऑटोमेटिक है एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित कर देंगे। भाई ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हम लोग के शरीर में H2S गैस पाई जाती है, ठीक है, हम लोग के शरीर में H2S गैस पाई जाती है। जो हम लोग हवा निकालते हैं वो H2S गैस ही रहती है। जो हम लोग के शरीर से हवा निकलती है वो H2S गैस रहती है। तो H2S तो बॉडी में पाया जाता है, जान ही रहे हैं। और उसके बाद देखिए, एंजाइम जो होता है लूजेस इट्स एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी लूज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लूज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा साल्टी भोजन आपको करना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा तीखा नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा बैलेंस नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो एंजाइम प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी प्रभावित होती है, फिर तमाम तरह की आपको एबनॉर्मलिटी डेवलप करती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इस चीज को समझ लेता, बातचीत करके आपको समझ लेता, फिर वही एंजाइम को कैसे बैलेंस किया जाए उसकी दवा दे देता है और आपसे पैसा ले लेता है। और उसके बाद देखिए, ये हो गया एंजाइम की बात कर रहे हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कुछ केसेस में वो डिपेंड करती है, कुछ एक नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, जैसे मेटल होते हैं, मेटल आयन होते हैं, कुछ प्रोटीन के नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं। जब एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कोएंजाइम्स। यानी एंजाइम की एक्टिविटी कुछ एक सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जो नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, वो चाहे मेटल आयन हो चाहे कोई मेटल हो, जो एंजाइम के साथ जुड़ने पर उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और उस सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। एक और बचा हुआ है पीएच का इफेक्ट। आपको मालूम है एंजाइम की जो एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर पीएच पे बहुत मैक्सिमम होती है। द इफेक्ट ऑफ पीएच, ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व दैट द पीएच जो रेंज होती है,
pH रेंज 5 to 7 बेस्ट फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए बेस्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम इसी को देख लें एक ग्राफ के जरिए, देखें ये आपका पीएच हो गया, ये आपका पीएच हो गया, और उसके बाद ये एंजाइम एक्टिविटी हो गई, एंजाइम एक्टिविटी हो गई। तो एंजाइम एक्टिविटी ये ऐसे दिखाएंगे, ये एंजाइम एक्टिविटी आप ऐसे ही दिखाएंगे भाई, ठीक, एंजाइम एक्टिविटी। और ये आपका जो है एक पीएच हो गया, और ये क्या होता है 5 to 7। यहां एंजाइम की एक्टिविटी देखिए मैक्सिमम है, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। इस चीज को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, इस चीज को नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की कुछ एक चर्चा कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? माइकलिस और मेंसन जी ने, माइकलिस और मेंसन जी ने इसको प्रपोज किया था, ठीक। और इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम हम लोग क्या पड़ गया? माइकलिस एंड मेंसन मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, माइकलिस एंड मेंसन मैकेनिज्म इसे कहते हैं, ठीक है भाई। हमने आपसे कहा इस मैकेनिज्म को सबसे पहले इनिशियली प्रपोज किसने किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस मैकेनिज्म का नाम पड़ गया, पहली चीज ये। फिर इन्होंने बताया वास्तव में जो कैटलिस्ट की सरफेस होती है, जो कैटलिस्ट का सरफेस होता है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। आप जानते हैं एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में होता है तो बहुत ज्यादा माना जाता है। कोलाइडल फॉर्म जैसे हम लोग घरों में, ध्यान दीजिए, घर में आप आटा सानते हैं, घर में आप मैदा सानते हैं, तो पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद जो आटा और मैदा गीला बन जाता है, गीला गीला दिखाई देता है, वो कोलाइडल सोल्यूशन हो गया। उसी तरह से अगर किसी एंजाइम को लीजिए आप और उसे उसका वाटर में डिजॉल्व कर लीजिए तो वो कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एंजाइम की एफिशिएंसी कोलाइडल फॉर्म में भी बहुत ज्यादा होती है। कोलाइडल इसके बाद आता, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि जो आपका एंजाइम का पार्टिकल है उसकी सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, और वो कैविटीज जो होते हैं वो एक्टिव सेंटर होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, जहां पे आकर रिएक्टेंट जुड़ते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट है ये, दीज कैविटीज आर, जो कैविटीज एंजाइम की सरफेस पाई है, दीज कैविटीज आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप्स एंड पजेस एक्टिव ग्रुप्स। उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, जो कैविटीज हैं उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, और वो एक्टिव ग्रुप को लिए रहते हैं अपने साथ, एक्टिव ग्रुप को लिए रहते हैं। और वो एक्टिव ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो सकता है? NH2 ग्रुप, SH थायोल जिसे कहते हैं, या मर्कैप्टन ग्रुप कहते हैं, COH कार्बोक्सिलिक एसिड OH, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्टिव ग्रुप्स। इन्हीं से जाकर के सबस्ट्रेट जो है अपने जुड़ता है। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर। जो ये ग्रुप, जो कैविटीज में कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक्टिव ग्रुप्स, वो क्या होते हैं? दीज आर एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइमेटिक पार्टिकल। ये एंजाइमेटिक पार्टिकल जो है उनकी सरफेस पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव सेंटर होते हैं, इसी से सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा। भी डायग्राम दिखाएंगे आपको, डायग्राम के थ्रू। तो ये चीज है। फिर इसके बाद ये हुआ आपका, ठीक है। इसको देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट की बात हो रही, सबस्ट्रेट यहाँ रिएक्टेंट है, विच हैव कंप्लीमेंट्री साइज, शेप एंड साइड, ठीक है। कंप्लीमेंट्री मतलब एडजस्ट करता है, जो एक्टिव साइट पे, जो एक्टिव साइट का शेप होगा उसी हिसाब से सबस्ट्रेट की साइज होगी, जाकर के वो फिट हो जाएगा, ठीक है। और फिट इनटू द दीज कैविटीज, कॉम्प्लीमेंट्री साइट है तो वो फिट हो जाएगा, जस्ट लाइक ए की फिट इनटू लॉक। आपको मालूम है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल में क्या कहा जाता है? चाबी आप डालते हैं और लॉक का अगर जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें फिट हो गया तो लॉक ओपन हो जाता है। या आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, ग्लव्स जानते हैं, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, अगर आप देखिए उसमें उंगलियां बनी रहती, ठीक है। छोटे बच्चे की उंगलियां लिए हैं
छोटे बच्चों की उंगलियां हैं, उसमें आप उंगली डालने का प्रयास करें तो आपकी उंगली जो है उसमें नहीं इंटर करती। क्यों? क्योंकि आपके उंगलियों का साइज उस साइज से अलग है। लेकिन अगर बहुत बड़ी साइज है और आप उसमें, या आपका ग्लव से बच्चे उसमें इंटर करें तो वो फिट नहीं होंगे, उस सड़क के जो है नीचे गिर जाए, यानी वहां बॉन्डिंग मजबूत नहीं होगी। आपकी साइज के हिसाब से अगर ग्लव्स के उंगलियों की साइज है तो वो फिट बैठता है और वो काफी क्लोजली कंपैक्ट हो जाता है। तो यही यहां सिचुएशन है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ए की फिट इन टू लॉक, या हैंड इनटू ग्लव्स, ये भी मान सकते हैं, हैंड इनटू ग्लव्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एंजाइम से जुड़ जाएंगे तो देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा, ठीक। फॉर्म विच डिकम्पोज टू यील्ड ए प्रोडक्ट, और वो टूटेगा और टूटने के बाद वो प्रोडक्ट देगा और रीजनरेट करेगा, क्या, एंजाइम रीजनरेट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसे हम लोगों ने ई को माना है एंजाइम, ई को एंजाइम माना है, एस को माना है सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट ये रिएक्टेंट है, ठीक है भाई। और ये आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड किस हिसाब से, एंजाइम के सरफेस पर एक्टिव सेंटर होंगे, सबस्ट्रेट उसी एक्टिव सेंटर से जाकर के अटैच होंगे, तो क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हो रहा है। अब इसी एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है, देखिए एस किस में कन्वर्ट होगा, पी में। एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किसमें, इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लिखा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद चूंकि ये हाईली एनर्जी स्टेट होता है, ये डिकम्पोज करेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। इतनी बातें जो है इसकी मैकेनिज्म में है। तो अब आइए उस डायग्राम को हमने बनाया हुआ है, उस डायग्राम को समझने का प्रयास करें। और उस डायग्राम को समझने के लिए जरूरी है आपका वहां पे पहुंचना, ठीक। तो आइए इसको पहुंचते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये बनाया है एंजाइम, ये बीच बीच में ग्रुप दिखा है, ग्रुप मतलब एक्टिव साइट है, और ये सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट में देखिए हमने ग्रुप को यहाँ पे ओपन ये दिखाया है, यहाँ पे बाहर की तरफ इसको दिखाया, और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट के बीच का एक्टिव साइट है। और देखिए अब जैसे ही ये एक दूसरे के इंटरेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, देखिए दो जुड़ गए, जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। अभी यहां देखिए डैश नहीं किया है। अब उसके बाद जो है ये फिर से कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर से कन्वर्ट हो रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो हमने यहाँ डैश कर दिया, देखिए ये डैश कर दिया। तो ये जो सबस्ट्रेट था ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब प्रोडक्ट यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो ये डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करने के बाद एंजाइम अलग बन गया, और ये प्रोडक्ट आपका जो है, देखिए ये प्रोडक्ट बन गया अलग, ये हमने आपका प्रोडक्ट दिखा दिया। ये एंजाइम वो प्रोडक्ट अलग हो गया, जिसको आपने ऑब्जर्व किया था उस चीज को आप यहाँ पे देखिए, ये सीधा सीधा आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये आपको जो है ये मॉडल जो है लॉक एंड की मॉडल से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसे कहीं कभी आप कहते क्या है, लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं इसको। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की है। इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट आपका एमएल से पढ़िए, अच्छा हो और आप अच्छे से काम करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइए, और जो भी नीडी स्टूडेंट हों जिनको कहीं ना कहीं असुविधा हो रही हो, उन तक लिंक शेयर कर, उनको बता दीजिए कि आप पढ़िए, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। अभी इस समय अच्छे से उनके साथ हो, उनका अच्छा हो,
और उनका कैरियर मेंटेन रहे। और इसी सब बातों के साथ फिर से अगेन